मैं अपनी कमरे की तरफ गई और देखी कि दरवाज़ा थोड़ा खुला था, तो मैंने धीरे से दरवाज़ा पूरा खोली और जो देखी वो देखकर मैं चौंक गई, जैसे मुझे सदमा लग गया हो। क्योंकि तब मैंने अपने पति और अपनी बहन को अपने कमरे में अपने ही बिस्तर पर देखी। तभी जैसे ही मेरे पति ने मुझे देखा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कमरे में खींच लिया, फिर दरवाज़ा बंद किया और हम दोनों के साथ हरकतें शुरू कर दीं। तब मैं आगे थी और मेरी बहन पीछे। वो चीख रही थी, लेकिन मैं चुपचाप सह रही थी। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मुस्कान टेल चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी में वो सब कुछ है। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। दोस्तों, इस कहानी में मेरा नाम काजल है और मेरी 27 साल हैं और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरी कहानी की शुरुआत मेरे मम्मी पापा के देहांत के बाद शुरू हुई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वैसे उन्होंने हमारे लिए जो घर छोड़ा वही हमारा सब कुछ था, क्योंकि उनके जाने के बाद मैं और मेरी बहन पूजा अकेले रह गए। तब हमारे पास इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। तब ये घर ही हमारी जिंदगी का सहारा था, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। वैसे मेरी बड़ी बहन पूजा दीदी की जिंदगी हमेशा से मुश्किल भरी रही थी, क्योंकि उसका नसीब हर चीज में कमजोर रहा, यहाँ तक कि उसकी शादी में भी। उसकी शादी को 3 साल हुए थे, लेकिन उसके पति ने उसे तलाक दे दिया, क्योंकि उसका पति बहुत लालची था और हमेशा उसका फायदा उठाता था। वो चाहता था कि पूजा दीदी घर में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दे। वैसे वो पापा के ज़माने से पूजा दीदी से पैसे लेता था और हर तरह से उसका शोषण करता था। तब वो उससे बहुत बुरा बर्ताव करता, हमेशा उससे झगड़ता और उसे अपमानित करता, क्योंकि वो उसे इंसान की तरह नहीं बल्कि पैसे छापने की मशीन की तरह देखता था। तब 3 साल तक ये सब सहने के बाद पूजा दीदी ने हिम्मत किया और उससे तलाक मांग लिया। फिर तलाक के बाद वो वापस हमारे घर आ गई और हम फिर से साथ रहने लगे। तब हमें लगने लगा था कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, क्योंकि सच में हमारे पास एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। वैसे मेरी पूजा दीदी बहुत ही सुंदर थी और आत्मविश्वास से भरी हुई भी, और वो खुद का भी बहुत ख्याल रखती थी। तब मैं हमेशा उसे हौसला देती और कहती, पूजा दीदी चिंता मत करो, भगवान तुम्हें एक ऐसा इंसान से मिलवाएगा जो तुम्हारी कदर करेगा और तुमसे सच्चा प्यार करेगा। लेकिन तब वो बहुत टूट चुकी थी। तब उसे लगता था कि इन सब के बाद उसे कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। उस समय मेरी भी सगाई हो चुकी थी। अब मैं अपनी सगाई के बाद शादी की तैयारी में थी, लेकिन सच कहूँ तो मेरे लिए अपनी बहन पूजा दीदी को अकेले छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे बिना वो टूट जाएगी और मेरे पास भी तो उसके सिवा कोई नहीं था। इसीलिए मैं सोचने लगी कि शादी के बाद भी पूजा दीदी को मैं अपने पास कैसे रखूं। इसके लिए मैं अपने मंगेतर राहुल से मिली और बोली, राहुल जी, मैं पूजा दीदी को अकेले नहीं छोड़ सकती। तब मैंने अपने मंगेतर को सुझाव दी कि हम कोई नया घर किराए पर लेने के बजाय मेरे ही उस घर में साथ रहे, क्योंकि अभी हम अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और हमारे लिए पैसे की बहुत कीमत है। इसके साथ ही अकेले रहने के बजाय पूजा दीदी भी हमारे साथ रह लेगी। इससे हम सब एक दूसरे का साथ भी दे सकेंगे। तब मैंने अपने मंगेतर राहुल को बहुत समझाई और आखिरकार वो मान भी गया। फिर हमने तय किया कि हम पूजा के साथ उसी घर में रहेंगे। इससे मैं बहुत खुश थी। तब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब पटरी पर आ रही है। अब मेरी शादी भी हो जाएगी और पूजा दीदी भी अकेली नहीं रहेगी। तब शुरू में तो मैंने बहुत कोशिश की कि सब कुछ सही चले, लेकिन धीरे धीरे मुझे राहुल का व्यवहार अजीब लगने लगा, क्योंकि वो पूजा दीदी की मौजूदगी की परवाह ही नहीं करता था, ना ही हमारी निजता का सम्मान करता था। तब रात को हमारे कमरे में भी उसकी आवाज़ तेज होती थी और तब उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि पूजा दीदी सब सुन रही है। लेकिन तब मैं बहुत शर्मिंदा होती थी। फिर मैंने उसे समझाने की लाख कोशिश की कि ये ठीक नहीं है, लेकिन वो हमेशा कहता, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। तब मैं भी अपने पति राहुल से खुश थी, जैसी हर नई दुल्हन होती है। लेकिन साथ ही मुझे पूजा दीदी के लिए पछतावा भी हो रहा था, क्योंकि वो परेशान थी।
फिर मैंने इस एहसास को नज़रअंदाज करने की कोशिश की और खुद से बोली कि पूजा दीदी भी जल्द ही शादी हो जाएगी, उसे भी कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा, फिर वो हमारी आवाज़ों ध्यान नहीं देंगी। लेकिन तब हर दिन ये एहसास बढ़ता गया और अब मैं अपने कमरे से बाहर निकलती तो पूजा दीदी को अकेले बैठे देखती। तब वो बहुत उदास दिखती, जैसे दुनिया ने उसके सामने दरवाजे बंद कर दिए हों। ये देखकर मेरा दिल उसके लिए टूट सा जाता। तब मुझे बहुत पछतावा होता, क्योंकि मुझे पता था कि वो रात को मेरी और राहुल की आवाज़ें सुनती हैं, जो ये मुझे बहुत परेशान करता था। क्योंकि अभी वो तलाकशुदा थी तो अकेलापन महसूस करती थी और ये सब मुझे अंदर से तोड़ रहा था। और दूसरी तरफ राहुल भी परेशान था। तब वो बार बार मुझसे शिकायत करता, मुझे तुम्हारे घर में अपनी आज़ादी नहीं मिल रही, मैं दबाव में हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब हम अकेले रहें। फिर आखिरकार उसने सुझाव दिया कि हम हनीमून पर चलें, सारी टेंशन से दूर। इस पर मैंने भी हाँ कर दी। फिर हम एक बहुत खूबसूरत जगह गए। वो सफ़र सच में शानदार था। हमने खूब मज़े किए, कई ऐसी जगहें देखीं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस वक्त मुझे लगा कि हम अपनी ज़िंदगी को आखिरकार बिना किसी दबाव के जी रहे हैं, बिना पूजा के लिए गिल्ट महसूस के। लेकिन अफसोस, जब हम हनीमून से वापस लौटे तो समस्या हल नहीं हुई, बल्कि उल्टा ये और बढ़ गई, क्योंकि राहुल ने फिर वही मांगे शुरू कर दिया। तब मैं उसे बार बार समझाती रही कि हमें पूजा दीदी की मौजूदगी का ख्याल रखना चाहिए और अपनी आवाज़ धीमी रखनी चाहिए। लेकिन वो कहता, मुझे ये आवाज़ पसंद है, क्योंकि ये आवाज़ें, ये हरकतें हमारे उत्साह को बढ़ाती हैं, और वैसे भी हम पति पत्नी हैं तो हमें अपनी आज़ादी लेने का हक है। तब मैं राहुल की इन बातों से बहुत परेशान हो जाती। फिर जब मैंने उसे अपनी भावनाओं को समझाने की कोशिश करती तो वो मुझ पर चिल्लाने लगता और कहता, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे तुम्हारे साथ खुश होने का हक है, और ये मेरा भी घर है, इसलिए किसी को कुछ कहने का हक नहीं, और जिसे परेशानी है वो परेशान हो। तब वो ऐसे कहता जैसा कि सच में ये घर उसका बनाया हुआ है। तब उसके शब्द मुझे अंदर से तोड़ते थे, क्योंकि तब वो न मेरी भावनाओं को समझ रहा था, न पूजा दीदी की, जो अकेले बैठकर ये सब सहने की कोशिश कर रही थी। एक दिन मैं पूजा दीदी के साथ बैठकर बात कर रही थी। तब राहुल काम पर गया हुआ था। तब पूजा दीदी ने इशारों में बात शुरू की और कही, काजल, मेरी भावनाओं का तो थोड़ा ख्याल रखो। तुम जानती हो ना कि मैं तलाकशुदा हूँ, और जो कुछ तुम लोगों के बीच हो रहा है वो ठीक नहीं, इसलिए तुम्हें कम से कम अपनी आवाज़ें तो धीमी रखनी चाहिए। तब पूजा दीदी की बातों ने मेरा दिल तोड़ दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो हर रात कितनी तकलीफ में होती है और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। खैर, तब मैंने पूजा दीदी से बोली, मुझसे गलती हो गई दीदी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। फिर जब राहुल काम से घर लौटा तो मैंने फिर से ये बात उठाई। मैंने कहा, पूजा दीदी बहुत परेशान है, हमें उसकी मौजूदगी का सम्मान करना चाहिए। लेकिन तब उसका जवाब मेरे लिए एक सदमा जैसा था, क्योंकि तब उसने बड़े और ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, तो क्यों ना हम उसे हमारे साथ हमारे कमरे में शामिल कर लें जब हम साथ हों। तब अपने पति से यह बात सुनकर मैं सन्न रह गई। फिर बोली, ये क्या कह रहा हो? मेरी बहन हमारे साथ हमारे कमरे में? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तब मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन वो इसे बिल्कुल सामान्य मान रहा था। तब मैं उसकी बातों से बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही राहुल है जिससे मैंने शादी की थी। लेकिन क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी और अपने घर को बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने कहा, मैं इस बारे में सोचूंगी, और फिर चुप हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने फिर से अपनी आवाज़ तेज कर दिया, जैसे वो जानबूझकर मुझे उकसा रहा हो, कुछ साबित करना चाहता हो। तब जब मैंने उसका सामना किया तो उसने वही बात दोहराई जो मुझे पहले भी चुभी थी। राहुल ने मुझसे कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि पूजा दीदी को हमारे साथ कमरे में ले आओ। ये सुनते ही मैंने कहा, बस हो गया, अब चुप हो जाओ। क्योंकि तब उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि इसमें कुछ गलत जरूर है, क्योंकि तब मैं जान चुकी थी कि मेरे पति के सोचने का तरीका ठीक नहीं है। तो मैंने कहा, ठीक है, आप नाराज मत हो, मैं कल पूजा दीदी से बात कर लूंगी, अगर वो मान जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं। फिर अगले दिन मैं पूजा दीदी के साथ बैठी हुई थी।
तो उसने कहा, काजल, क्या तुम लोग अपनी आवाज़ एक दिन भी धीमी नहीं कर सकते? इस पर मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो दीदी, मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल बिल्कुल नहीं मान रहा। वो बार बार कहता है कि मेरा हक है तुझ पर। इस तरह से मुझे चुप कर देता है। इसके बाद मैंने अफसोस के साथ पूजा दीदी को राहुल की बात बता दी। मैंने कहा, दीदी, तुम्हें हमारे साथ रात को कमरे में होना चाहिए ताकि तुम अकेला ना महसूस करो। इस पर पूजा दीदी ने चौंक कर मुझे देखा और बोली, ये कैसी बात कर रही हो काजल, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन तभी मैंने राहुल की बात मानते हुए पूजा दीदी को भी मनाने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी अचानक से पूजा दीदी ने हाँ कह दिया। फिर हमने सब तय कर लिया और बात खत्म करके रात का खाना तैयार करने लगे, ये सोचते हुए कि आगे क्या होगा। जब राहुल काम से घर लौटेगा तब हमने पहले खाना तैयार कर लिया। फिर राहुल आया तो हमने साथ में खाना खाया। खाने के बाद राहुल ने मुझसे पूछा, क्या खबर है पूजा दीदी की तरफ से? इस पर मैंने कहा, राहुल, पूजा दीदी मान गई हैं। यह सुनते ही वो मुस्कुराया और बोला, ये अच्छी बात है, तुम अब रसोई में रहो और हमारे लिए कुछ पीने का तैयार करो, तब तक मैं पूजा दीदी के साथ थोड़ा बैठता हूँ। इस पर मैंने कहा, ठीक है। इसके बाद मैं रसोई में ही रह गई और राहुल बाहर पूजा दीदी के पास चला गया। फिर जब मैं जूस बनाकर और लेकर बाहर आई तो देखी कि पूजा दीदी और राहुल साथ में ही बैठे थे। तब पूजा दीदी का चेहरा चमक रहा था और वो हंस रही थी, और तब दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो बहुत पुराने दोस्त हों। ये देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा और तभी मुझे कुछ गलत होने का एहसास भी हुआ। तब मुझे ऐसा लगने लगा जैसे पूजा दीदी इसी पल का इंतजार कर रही थी। तब मैं जल्दी से राहुल के पास गई और उसे एक तरफ ले जाकर पूछी, ये सब क्या हो रहा है? तुमने जो पहले कहा था वो मजाक था या तुम सच में सीरियस थे? इस पर उसने बड़े ठंडे लहजे में कहा, काजल, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं पूरी तरह से सीरियस हूँ। इस पर मैंने कहा, बस अब बहुत बात हो गई बातें, चलो अब सोने चलते हैं, तुम्हें सुबह जल्दी काम पर भी जाना है। इस पर उसने कहा, ठीक है। उस रात तो ऐसे ही बीत गई, लेकिन मेरा मन बेचैन था क्योंकि मैं पूजा दीदी के बदले हुए व्यवहार से बहुत परेशान और तनाव में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रही है और ऐसी बात पर राजी कैसे हो सकती है। एक दिन की बात है, मैं घर के लिए कुछ सामान लाने बाजार गई और तब पूजा दीदी और राहुल को घर में अकेले छोड़ दी। सच कहूँ तो तब मुझे कोई भी शक नहीं था, इसलिए मैं सामान्य तरीके से बाजार के निकल गई। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही मुझे याद आया कि मैं पैसे लेने भूल गई हूँ, तो मैं जल्दी से पैसे लेने वापस घर आई। फिर जैसे ही मैंने फ्लैट का दरवाज़ा खोला, मुझे कुछ अजीब सा लगा क्योंकि तब घर में एक अजीब सी खामोशी थी जिससे मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। फिर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ी और तभी देखी कि दरवाज़ा थोड़ा खुला है, तो मैंने धीरे से दरवाज़ा पूरा खोल दिया और फिर जो देखी वो देखकर मैं चौंक गई क्योंकि तब मैंने राहुल और पूजा दीदी को अपने कमरे में अपने बिस्तर पर देखा। यह देखकर मैं टूट गई, मैं रोते रोते गिर गई। तब मेरे सामने दुनिया काली पड़ने लगी। तब मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं दर्द से मर ही जाऊंगी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं चीख पड़ी और बोली, तुम लोग मुझे बाजार भेजकर ऐसा कैसे कर सकते हो? हालांकि तब भी मैं सदमे में थी, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि तब मैंने जो देखी वो देखकर मैंने गुस्से में तुरंत ही तलाक मांग लिया, बिना किसी हिचकिचाहट के। लेकिन राहुल ने मना कर दिया, तो मैंने कहा, ठीक है, मैं ये घर तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और मैं सच में वहां से चली गई। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि पहले मुझे लगा था कि राहुल मजाक कर रहा था, लेकिन अब मुझे पता चला कि उन दोनों के बीच पहले से ही रिश्ता था। फिर मैं सोचने लगी, कैसे? मेरी अपनी बहन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वही पूजा दीदी जो अपने तलाकशुदा पति की बुराई करती थी, उसके जुल्मों की शिकायत करती थी। उसने मेरे ही पति को मुझसे छीन लिया और मुझे इस तरह से तोड़ दिया। अब गुस्से में मैं घर से निकल गई थी, तो अब पूजा दीदी मुझे फ़ोन करके कह रही थी कि उसे पछतावा हो रहा है, इसलिए अब वो चाहती है कि हम पहले की तरह फिर से साथ रहें, बातें करें। लेकिन अब मैं उसे माफ़ नहीं कर पा रही, लेकिन मैं उसे भूल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन है और मैं उसे
और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और वैसे भी मेरे पास उससे सिवा कोई नहीं है। लेकिन कैसे कैसे मैं वो सब कुछ भूलकर वापस चली जाऊं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब मैं उलझन में हूँ, समझ नहीं पा रही कि क्या करूं। मेरा दिमाग सोच सोच कर चक्कर खा रहा है। इसलिए मैंने आपसे अपनी कहानी साझा की, क्योंकि शायद आप मुझे कोई रास्ता बता सकें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इसलिए मेरी मदद करें। और यहीं पर हमारी आज की कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।